गुड मॉर्निंग बच्चों। 11वीं होम साइंस के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, अभी हम लोग यूनिट 5 का पहला चैप्टर यानी तंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने तंतु क्या है, तंतुओं का वर्गीकरण, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम लोग प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तंतुओं के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम कपास के तंतु के बारे में पढ़ेंगे। कपास यानी कॉटन यानी सूत, सूती तंतु। बच्चों, कपास एक ऐसा तंतु है जिससे निर्मित वस्त्र संपूर्ण विश्व के प्रत्येक घर में व्यवहार में लाया जाता है। हमारे देश भारतवर्ष में भी प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र का प्रयोग होता आया है। हमारे यहाँ के सूती वस्त्र विश्व में सबसे अधिक सुंदर और श्रेष्ठ माने जाते रहे हैं। ढाका का मलमल, जामदानी तथा चिकन के वस्त्र दुनिया के प्रत्येक कोने में प्रसिद्ध रहा है। आज भी भारत, मिस्र, ब्राजील तथा अमेरिका कपास के मुख्य उत्पादक देशों की श्रेणी में आता है। कपास एक वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक तंतु है जो हमें कपास के पौधे के कोए से प्राप्त होता है। कपास की खेती के लिए उष्ण जलवायु तथा काली एवं रेतीली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास का पौधा जब 4 से 5 महीने का हो जाता है तो उसमें कलियां आनी शुरू हो जाती है। जब ये कली फूल बन जाते हैं और फूल पककर झरने लगता है, तब उसके कोए निकल आते हैं और इस कोए के भीतर बहुत सारे बीज होते हैं जिसके चारों ओर कपास के रेशे लिपटे होते हैं। कुछ दिनों बाद ये कोए पककर फटने लगते हैं तथा उसके अंदर से कपास के सफेद रेशे दिखाई पड़ने लगते हैं। जब ये कोए पक जाते हैं तो उन्हें पौधे से तोड़कर अलग कर लिया जाता है और उन कोए से
उन कोयों को तोड़कर उसके अंदर से कपास के रेशे निकाले जाते हैं। ऐसा करते समय कपास के बीजों को अलग कर दिया जाता है और कपास के रेशों को अलग कर दिया जाता है। इन रेशों में से लिपटे हुए अशुद्धियों को दूर करने के लिए इनकी पिंजाई की जाती है। फिर इन रेशों को कार्डनिंग किया जाता है। उसके बाद रेशों की कंघी की जाती है। ऐसा करने से या इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद कपास के रेशे समानांतर तथा सीधे हो जाते हैं। उनमें से छोटे छोटे रेशे अलग हो जाते हैं और एक समान रेशे अलग हो जाते हैं। इसके बाद इन रेशों की पूनियां बनाई जाती है और इन पूनियों से कताई करके सूत तैयार किया जाता है। फिर इस सूत से धागा बनता है और धागे से बुनकर कपड़ा तैयार किया जाता है। एक बार फिर से हम पढ़ लें। बच्चों, कपास एक ऐसा तंतु है जिससे निर्मित वस्त्र का उपयोग संपूर्ण विश्व में प्रत्येक घर में होता है। हमारे देश भारतवर्ष में भी सूती वस्त्रों का प्रचलन प्राचीन काल से होता आया है। हमारे देश भारतवर्ष का सूती वस्त्र अपने आकर्षण और गुणवत्ता के कारण संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय रहा है। खासकर ढाका का मलमल, जामदानी तथा चिकनकारी का वस्त्र अभी भी कपास के उत्पादन की दृष्टि से भारत, ब्राजील, मिस्र तथा अमेरिका दुनिया के अग्रगण्य कपास उत्पादक देशों की श्रेणी में आता है। कपास का तंतु हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है। कपास के तंतु के लिए मुख्य रूप से काली तथा रेतीली मिट्टी का होना आवश्यक है तथा उष्ण जलवायु होना आवश्यक है। जब कपास के पौधे 4 से 5 महीने के हो जाते हैं तो उस पर कलियां आनी शुरू हो जाती है। जब ये कलियां परिपक्व फूल बन जाता है तब यह फूल पककर झरने लगता है और उसके स्थान पर कोए या जिसको इंग्लिश में पॉड्स बोलते हैं निकल आते हैं। इन कोयों में बीज भरे होते हैं और इस बीज के चारों तरफ ही कपास के रेशे लिपटे होते हैं। जब ये कोए पक जाते हैं तो फटने लगते हैं और उसके अंदर से सफेद कपास का रेशा दिखाई पड़ने लगता है। जब ये कोए पककर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें तोड़कर अलग कर लिया जाता है और उसके बाद उसके अंदर से कपास के रेशों और
बीज को अलग कर दिया जाता है। कपास के रेशे में बहुत सारी अशुद्धियाँ लगी होती है, जिसको साफ करने के लिए सबसे पहले उसकी पंजाई की जाती है, उसके बाद कार्डनिंग की जाती है और सबसे अंत में कॉम्बिंग यानी कंघी की प्रक्रिया की जाती है। ऐसा करने से कपास के रेशे में जो छोटे छोटे रेशे लगे होते हैं वे अलग हो जाते हैं तथा एक समान रेशे अलग हो जाते हैं। फिर इन रेशों की पूनियाँ बनाई जाती है और उन पूनियों से कताई करके सूत तैयार किया जाता है। इस सूत से फिर धागे का निर्माण होता है और इस धागे से सूती वस्त्र बुना जाता है। इसके बाद हम कपास की तंतु की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, तंतुओं की विशेषता को हम 3 भागों में बांटकर उसका अध्ययन करेंगे। पहला है भौतिक विशेषता, दूसरा है रासायनिक विशेषता और तीसरा है जांतव विशेषता। तो सबसे पहले हम भौतिक विशेषता की बात करेंगे। भौतिक विशेषता के अंतर्गत हम कपास के तंतु के बाह्य रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई, गुणवत्ता इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि कपास का तंतु एक वनस्पति तंतु है, इसलिए इस तंतु का अधिकतर भाग सेल्यूलोज का बना होता है, अर्थात इस तंतु में 40 से 90% भाग सेल्यूलोज, 5 से 8% भाग जल तथा बाकी प्राकृतिक अशुद्धियां होती है। कपास के तंतु को यदि कच्ची अवस्था में सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाए तो यह एक पतली नली के समान दिखाई पड़ता है, जिसमें एक द्रव भरा रहता है। जब यह रेशा पक जाता है तो उसके अंदर का द्रव सूख जाता है तथा रेशा चपटा हो जाता है। जैसे जैसे रेशा सूखता जाता है, इसमें ऐंठन या बल पड़ता जाता है। ये बल प्रति इंच 200 से 400 तक हो सकता है, यानी 1 इंच कपास के रेशे में 200 से 400 तक ऐंठन या बल पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस तंतु में जितना ही अधिक ऐंठन होता है वह उतना ही अधिक मजबूत धागा के निर्माण में सहायक होता है। कपास का तंतु एक ऐसा तंतु है जिसकी लंबाई सबसे कम होती है, अर्थात कपास के तंतु की लंबाई आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक होती है। कपास के तंतु में कोई प्राकृतिक चमक नहीं होती,
अर्थात यह तंतु चमकहीन होता है। जब इस तंतु से निर्मित वस्त्र बनाए जाते हैं तो परिसज्जा के द्वारा उसमें चमक लाई जाती है। जैसे सूती मर्सिटाइज्ड वस्त्र को जब देखा जाता है तो वह सिल्क के समान ही चमकदार दिखाई पड़ता है। कपास का तंतु बहुत ही मजबूत तंतु होता है, खासकर जब यह भीगी अवस्था में होता है तब इसकी मजबूती 30% और बढ़ जाती है। कपास के तंतु में लोचकता का अभाव रहता है, अर्थात इस प्रकार के तंतु को यदि हम खींचते हैं तो उसको खींचकर बड़ा नहीं किया जा सकता, या खींचने के बाद जब हम उस तंतु को छोड़ते हैं तो वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। यही कारण है कि सूती तंतु से निर्मित वस्त्र का एक निश्चित आकार होता है, अर्थात उसे खींचकर ना तो घटाया और ना ही बढ़ाया जा सकता है। कपास के तंतु में प्रतिस्कंदता का गुण भी नहीं पाया जाता है, अर्थात इस प्रकार के तंतु से निर्मित वस्त्र को दबाकर या मोड़कर छोड़ने पर वह फिर से अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। यही कारण है कि कपास के तंतु में आसानी से सिलवटें पड़ जाती है अथवा इस कपड़े में सिकन पड़ जाती है और उपयोग में लाने के बाद इस पर इस्त्री करने की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि कपास के तंतु सिकुड़ते नहीं हैं, फिर भी कपड़ा तैयार करते समय खींचतान के कारण या तैयार वस्त्र को जब पानी में डाला जाता है तो वह थोड़ा बहुत सिकुड़ जाता है। कपास के तंतु में नमी सोखने की अपार क्षमता होती है। यही कारण है कि शरीर पोंछने के लिए हम जिस तौलिए का व्यवहार करते हैं वह मुख्य रूप से कपास के तंतुओं से या सूती वस्त्र से बनाए जाते हैं। कपास के तंतु ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, जिसके कारण गर्मी के मौसम में हम सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर को शीतलता या ठंडक प्रदान करता है। कपास के तंतु काफी मजबूत और टिकाऊ होते हैं, जिसके कारण इससे निर्मित वस्त्र को रगड़ने से या पटक कर धोने से उस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। कपास का तंतु एक ऐसा तंतु है जिस पर ताप का भी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात यह एक ऐसा तंतु है जो अन्य तंतुओं की अपेक्षा
अधिक ताप सह सकता है। इसलिए सूती वस्त्र पर हम गर्म इस्त्री का भी व्यवहार आसानी से कर सकते हैं। कपास के तंतुओं से निर्मित वस्त्र रखरखाव तथा धोने में भी आसान होता है। इसे हम किसी तरह से रगड़कर पटककर धो सकते हैं। अधिक गंदे सूती वस्त्र को हम गर्म पानी में भी धो सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी का भी उन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उस पर से गंदगी आसानी से हट जाती है। सूती वस्त्र पर हल्के सूर्य के प्रकाश का कोई खास बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु तेज धूप में अधिक समय तक रहने पर सूती तंतु कमजोर पड़ जाते हैं तथा इसके सफेद रंग पीलापन में बदल जाते हैं। धन्यवाद।